नमस्कार प्यारे साथियों, सुप्रभात। मैं अनुराग छिंपा आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, प्रकरण है पद्मावती समय, पृथ्वीराज रासो, छंद बरदाईकृत, और छंद संख्या 56 तक हो गया और आगे के छंदों पर हम बातचीत करेंगे, उसे समझेंगे, व्याख्या विश्लेषण करेंगे, कठिन अर्थों को समझेंगे। तो अभी आपके समक्ष है छंद संख्या 57। इससे पहले जो शहाबुद्दीन गोरी के योद्धा हैं उनके बारे में बात चल रही थी कि वो कैसे दिखाई देते हैं, कैसे भयंकर गर्जना वो करते हैं युद्ध के अंतर्गत। तो उसी में आगे, जहाँ बाग बांध मरूरी री छोरी, घनसार समूह रुचोर झोरी, एरा की अरबी पठी तेज ताजी, तुरक्की महाबन कम्मान बाजी, यहाँ तक देखते हैं साथियों। देखो, यहाँ बाग का अर्थ हो गया लगाम। बाग का अर्थ क्या हो गया? लगाम। बांध का अर्थ हो जाता है बांधी गई है। मरूरी मतलब मरोड़ कर या बल देकर। रिछोरी का अर्थ हो जाता है मोतियों की माला। रिछोरी का अर्थ क्या हो जाएगा? मोतियों की माला। ठीक है। दूसरी पंक्ति में घनम, घनम का अर्थ होता है सघन। सघन या अत्यधिक कह सकते हो आप। सार का मतलब होता है लोहा। समूह का अर्थ समूह हो जाएगा। अरु का मतलब और। चौर का अर्थ होता है चंवर। चंवर एक मुलायम और रेशेदार होता है जो सजावट के लिए काम में लिया जाता है। झोरी मतलब झोरदार या कह सकते हो गुच्छेदार। क्या कह सकते हो? गुच्छेदार या झोरदार। ठीक है, इन दो पंक्तियों को पहले समझ लेते हैं। ठीक है साथियों। तो शहाबुद्दीन गोरी की जो सेना है उसका उल्लेख यहाँ किया गया है, और उस सेना के जो विभिन्न प्रकार के घोड़े हैं, तेज चलने वाले और विभिन्न जातियों के घोड़े हैं, उनका वर्णन यहाँ किया गया है। तो समझ लेते हैं कि चंद बरदाई कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन गोरी की सेना में विभिन्न नस्लों के घोड़े थे। उन घोड़ों की जो लगाम है, लगामों की जो रस्सी है, बहुत अधिक मरोड़ कर अत्यंत मजबूत बनाई गई थी तथा उनमें मोतियों की मालाएं गुथी हुई थी। भाई, लगाम उनकी ऐसी नहीं थी कि ढीली डाली थी, एकदम मरोड़ कर जो रस्सी है उसे पूर्णतः मरोड़ कर मजबूत बनाई गई थी। ठीक है। उन लगामों में अत्यंत मजबूत लोहे की जंजीरें पड़ी रहती थी, अर्थात लगाम का जो हिस्सा घोड़ों के मुख में रहता था वह लोहे की जंजीरों का होता था और इतना मजबूत होता था कि उसे घोड़े चबा न सके। ठीक है। और घोड़ों की गर्दन एवं पूंछ के बाल चंवर जैसे क्या थे? गुच्छेदार थे और घने थे। यहां तक मित्रों। ठीक है। आगे की दो पंक्तियां समझ लेते हैं। इराकी, इराकी का मतलब इराक के घोड़े। अरबी, अरबी के घोड़े। पठी, ये एक जाति है, घोड़े की एक क्या है? जाति है। ताजी, ये भी क्या है? घोड़े की एक जाति है। तेज का मतलब तेज चलने वाले। यहां तक। तुर्की, तुर्की का मतलब तुर्की देश के घोड़े। महाबानम, ये घोड़े की एक नस्ल है। कमान, ये भी एक घोड़े की नस्ल है। तो तीन ये घोड़े की नस्ल आ गई। अब कल को आपको वहाँ ऑप्शन दिया जाए कि इस पंक्ति में इसका क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे घोड़े की जाति। बाजी का मतलब घोड़े होते ही है। ठीक है। इन दो पंक्तियों का भी देख लेते हैं। तो आगे चंद बरदाई कहते हैं कि जो शहाबुद्दीन गोरी की जो सेना है उसमें इराक देश के घोड़े, अरब देश के, इराक देश के, अरब देश के, तुर्की के घोड़े थे तथा उनमें तीव्रगामी मतलब तेज चलने वाले या तीव्रगामी पठी जाति के घोड़े और ताजी जाति के भी घोड़े थे। उन घोड़ों
में महाबान और कमान नाम से भी विभिन्न जाति के घोड़े थे। यहाँ तक साथियों, तो ये इसकी व्याख्या विश्लेषण हो गई। अगर बात करें हम इसके कला पक्ष की, तो कला पक्ष को भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पदरी छंद है। कौन सा छंद? पदरी छंद। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, ठीक है। अनुप्रास अलंकार की छटा है यहाँ पर, जैसे बाग बांध, बैवर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास अलंकार हो गया। और पूरे छंद के अंदर अंत्यानुप्रास अलंकार आया है, ठीक है। अगर तेज ताजी की बात करें तो भी यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो ये इसका क्या है? कला पक्ष आ जाएगा मित्रों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट छंद की। ये छंद संख्या 58 आपके समक्ष है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। ऐसे असीब असबार अगेल गोलम, भिरे जून जेते सुतते अमोलम, तिनम मदी सुल्तान साहब आयम, इसे रूप सो फौज बरनाए गायम। यहाँ तक देखते हैं साथियों, बड़ा सरल छंद है, लग रहा है ऐसा। देखो, असीब का अर्थ होता है प्रचंड। असीब का अर्थ क्या होता है? प्रचंड। असबार मतलब घुड़सवार हो जाएंगे, असवार घुड़सवार। अगेल, अगेल मतलब आगे आगे चलने वाले, ठीक है, या अग्रगामी भी आप कह सकते हो, या आगे चलने वाले भी कह सकते हो। गोलम का अर्थ होता है दल या समूह है, ठीक है, दल या समूह है। भीरे, भीरे का मतलब एकत्र होना, ठीक है। जून का अर्थ हो जाएगा योद्धा। जेते मतलब जितने भी। सुतते, सुतते का अर्थ होता है उत्साही, उत्साही या जोशीले आप कह सकते हो। अमोलम मतलब बहुमूल्य या अनमोल भी आप कह सकते हो। तिनम उनके, मदी मतलब मध्य में। सुल्तान यहाँ सहाबुद्दीन गोरी के लिए आया है, साहब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आयम मतलब आया। इसे रूप सो फौज बरनाए गायम। गायम मतलब गा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बरनाए का मतलब वर्णन हो जाएगा, फौज मतलब सेना हो जाएगा। इसे रूप सो मतलब इस रूप की। ये पूरी पंक्ति चंद बरदाई की है। चंद बरदाई खुद कह रहे हैं कि ऐसे रूप की जो सेना मैंने देखी, आंखों से जो देखी, उसी सेना का वर्णन मैं गाकर कर रहा हूँ, ठीक है। और पूरे छंद का अर्थ हम जान लेते हैं, कठिन अर्थ आपको बता दिया है। तो सहाबुद्दीन गोरी की सेना के, चंद्रबरदाई कह रहे हैं कि सहाबुद्दीन गोरी की सेना के अग्रभाग में ऐसे प्रचंड, ऐसे असीब मतलब ऐसे प्रचंड घुड़सवार गोल बांधकर, यानी कि समूहबद्ध होकर या दल बनाकर आगे आगे चल रहे थे। फिर आगे, छोटी छोटी टुकड़ियों में चलने वाले वे घुड़सवार जो एकत्र हुए हैं, जोन मतलब योद्धा, भिरे मतलब एकत्र हुए हैं छोटी छोटी टुकड़ियों के अंतर्गत, तो वो युद्ध करने में क्या थे? जोशीले या उत्साही कह सकते हो। और वो क्या थे? अनमोल थे, अमूल्य या बहुमूल्य थे। तीन मधी, उन सब के मध्य में सुल्तान सहाबुद्दीन गोरी चला आ रहा था या वहां पर आया हुआ था। और यही बात कवि चंद्रबरदाई, यानी कि जो आंखों से उस फौज को देखा था, सहाबुद्दीन गोरी की फौज को या सेना को, उसी का वर्णन चंद्रबरदाई गाकर कर रहा है। यहाँ तक ठीक है साथियों। अब कला पक्ष की बात करें तो पहली बात, वही पदरी छंद आपको करना है। पदरी छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। वीर रस आया है इसके अंतर्गत। रस की बात करें तो वीर रस का प्रयोग यहाँ किया गया है। अनुप्रास अलंकार भी यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखो, इस पे कुछ टीकाएं लिखी गई है और उस टीकाओं में जो ये असीव शब्द है ये वर्णन का विषय रहा है। कुछ टीकाकार इसे अमंगलकारी
यानी कि भयानक मानते हैं इस शब्द को, अर्थात जो घुड़सवार थे वो देखने में अमंगलकारी या भयानक प्रतीत हो रहे थे। तो ये इसका कला पक्ष हो गया साथियों। अब बात करें छंद संख्या 59 की। तो 59 क्या कहता है? तिनम घेरियम राज पृथ्वीराज राजम चिहो चिहो और घनघोर निशानम बाजम। यहाँ तक देखते हैं, ये छोटा छंद है, सरल छंद है। तिनम मतलब उन्होंने, घेरियम मतलब घेर लिया, चिहों ओर चारों ओर से, निशान मतलब युद्ध में बजने वाले जो नगाड़े होते हैं उन्हें निशान कहा जाता है। निशान वो भी होते हैं जो बड़े बड़े झंडे होते हैं सेना के। बाजम मतलब बज रहे थे। ठीक है, यहां तक देखते हैं। तो आगे चंद्रबरदाई कह रहे हैं कि जो शहाबुद्दीन गोरी के जो प्रचंड योद्धा थे वो अपनी विशाल सेना के साथ मिलकर पृथ्वीराज को चारों ओर से क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। ठीक है, राजा पृथ्वीराज को वो क्या कर लेते हैं? चारों ओर से घेर लेते हैं। उस समय चारों ओर युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो ये छंद संख्या 59 आपका हो गया। कलापक्ष की बात करें तो पदरी छंद ही इसमें आया है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है और वीर रस यहाँ पर आया है। छंद संख्या 60 ये आपके समक्ष है। छंद संख्या 60 क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। बजिए घोर निशान रान चौहान चहों दिसी, सकल सूर सामंत समरी बल जंतर मंत्र तीसी, उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लगबीर नट। यहाँ तक देख लेते हैं, पहले 3 पंक्तियां देख लेते हैं, 3 बाद की बात है, थोड़ा बड़ा छंद है। बजिए मतलब बजने लगे, घोर मतलब भयानक या भयंकर, निशान मतलब नगाड़े, रान मतलब राजा होता है, चौहान पृथ्वीराज चौहान के लिए आया है, चहों दिशी चारों दिशाओं में, सकल सूर सकल का मतलब सभी, सूर मतलब वीर, सामंत का अर्थ सामंत हो जाएगा, समरी मतलब सम्मरण करते हैं, बल मतलब अपने बल का, जंतर मंत्र जंत्र मतलब विभिन्न प्रकार के यंत्र हो जाएगा, मंत्र का अर्थ हो जाता है परामर्श या सलाह या मंत्रणा, और तीनों चीज का ही लेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? बल रूपी यंत्र मंत्र या जादू टोना। ठीक है, तीसी मतलब उसका का मतलब यहां आ जाएगा पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, उठी मतलब उठ खड़े होते हैं, राज मतलब राजा, पृथ्वीराज का मतलब पृथ्वीराज चौहान, बाघ का अर्थ लगाम होता है, घोड़े की लगाम, मनो मतलब मानो, वीर नट का मतलब क्या हो जाएगा? कुशल नट, जो खेल दिखाता है ना, और वो कितनी कुशलता से खेल दिखाता है, उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने भी घोड़े की लगाम उस नट की भांति कुशलता से संभाल ली। ठीक है, इन 3 पंक्तियों का हम देख लेते हैं। तो राजा पृथ्वीराज चौहान है, उसके चारों दिशाओं में युद्ध के नगाड़े, भयंकर युद्ध के नगाड़े गणगौर शब्द करते हुए बजने लगे। उसके सारे सूरवीर और जो सामंत थे अपने युद्ध कौशल, बल का मतलब युद्ध कौशल एवं बल का समरण कर एकत्र हो गए और शत्रु पर आक्रमण करने को सनद्ध हो गए। ठीक है, समस्त योद्धाओं को युद्ध के लिए तत्पर एवं उत्साहित देखकर पृथ्वीराज उत्साह एवं क्रोध में भरकर अपने घोड़े पर बैठ गया और उसकी लगाम को नट के कौशल के समान क्या कर लिया? थाम लिया। ठीक है, भाव यह है कि युद्ध क्षेत्र में बड़े कौशल के साथ लगाम पकड़कर वह अपने घोड़े का संचालन कर रहा था, मतलब घोड़े को अपने ही अनुसार वो सारा कार्य करवा रहा था। अब आगे की 3 पंक्तियों की बात करें तो कड़त तेज मन बेग लगत मनो बिजु झट घट, थकी रहे सूर कोतिक गिगन, रगन मगन भई सुरोन धर, हर हर्षी वीर जगे हुलस, हुरव रंगी नवरतवर। यहां तक देखते हैं। कठिन अर्थ जान लेते हैं पहले।
तो तीसरी पंक्ति में देखो, कड़त मतलब निकालना, ठीक है। तेज का मतलब तेजी से, और कौन सी तेजी से? मन वेग, यानी कि मन का जो वेग होता है, मन की जो गति होती है, उसी गति से। लगत मनो, लगता मानो, ऐसा लग रहा था मानो। बीजू मतलब बिजली। झट, झटका तो अर्थ वैसे तो होता है मित्रों तुरंत, लेकिन यहां बात करेंगे तो चमकने के अर्थ में आ जाएगा। घट मतलब घटाओं या बादलों में, ठीक है, घटाओं में या बादलों में। थकी रहे, थकी रहे मतलब यहां रुकना हो जाएगा, ठीक है। सूर का मतलब सूर्य हो जाएगा। कौतिक मतलब आश्चर्य से। गिगन मतलब गगन हो जाएगा। रगन मगन, रगन मगन का अर्थ हो जाएगा सारोबार। सारोबार का अर्थ होता है भर जाना, ठीक है। भई मतलब हो गई। श्रोण का अर्थ होता है रक्त। धर का मतलब होता है धरती या पृथ्वी। हर का मतलब यहां शिव हो जाएगा। हर्षी मतलब हर्षित हो गए। वीर मतलब वीर योद्धा हो जाएंगे, ठीक है। हुलस, हुलस का अर्थ होता है उल्लास से भर जाना। जगे यहां दे रखे है जगना, ठीक है, तो उल्लास का जागृत होना। हुरव मतलब हुंकार। रंग मतलब रंगी मतलब रंग हो जाएगा। नवरत, रत यहाँ रक्त के लिए आया है। नव मतलब नया, जो नया रक्त का जो रंग होता है वो। वर मतलब श्रेष्ठ या कह सकते हैं वीर। यहां तक देख लेते हैं साथियों। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अब जो पृथ्वीराज की जो तलवार थी, ठीक है, वो मन के वेग के समान मयान से क्या निकली? कड़त मतलब निकालना। तो वो क्या थी कि मन के वेग के समान मयान से बाहर निकलकर शत्रुओं पर इस प्रकार लपलपाकर प्रहार कर रही थी मानो, तो इस प्रकार वो प्रहार कर रही थी मानो बिजली, बिजू मतलब बिजली लपलपाती हुई शत्रुओं पर गिर रही थी। अर्थात ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली बादलों में बार बार चमकती है, उसी प्रकार प्रतिपक्षी योद्धाओं का विनाश करते हुए पृथ्वीराज की तलवार चमक रही थी, ठीक है। अब देखो, पृथ्वीराज की अद्भुत वीरता और युद्ध कौशल देखकर सूर्य बड़े कौतुक मतलब आश्चर्य से आकाश में क्या हो गया? रुक गया, ठीक है। योद्धाओं के रक्त से पृथ्वी क्या हो गई? सारोबार हो गई। युद्ध के उस दृश्य को देखकर शिवजी क्या हो गए? हर्षित हो गए। वीरों के जो मुख है वो उल्लास और उत्तेजना से क्या हो गए? भर गए। उनके मुख से हुंकार निकल रही थी तथा उत्तेजना के कारण उनके मुख क्या हो गए थे? लाल हो गए थे, ठीक है साथियों। ये आपका छंद संख्या 60 पूर्ण हुआ। अब मेन यहां बचता है इसका कला पक्ष। पहली बात, पृथ्वीराज की वीरता और युद्ध कौशल का क्या किया गया है? अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो यहां अतिशोक्ति अलंकार भी है, पहली बात। दूसरा, वीर रस, वो तो पढ़ने भर से ही दिखाई दे रहा है। भाषा की बात करें तो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। कौन सी भाषा का? डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। छंद की बात करें तो कवित्त छंद यहां आया है। कौन सा छंद? कवित्त छंद। यहां क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे आज का जो इस वीडियो का अंतिम छंद है उसके बारे में बात करेंगे, और वो छंद संख्या कौन सा है? 61, 61 नंबर छंद संख्या है। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। हुरब रंग नवरत वर भयो युद्ध अति चित निसी बासुर समझी न परत न को हार न जीत। बड़ा सरल है साथियों। हुरब का अर्थ यहाँ ओंकार होता है। वही जो एक पंक्ति थी उसी की बात यहाँ करेंगे। भयो मतलब हो गया, युद्ध का अर्थ युद्ध हो जाएगा। अति मतलब अत्यधिक, चित मतलब हृदय से,
निसी बासुर, रात दिन, समझी न परत, समझ में नहीं आता था। न को हार न है जीत, न किसी की हार हो रही थी, न है जीत, न किसी की जीत हो रही थी। अब इसकी व्याख्या और देख लेते हैं साथियों। प्रसंग तो क्या है कि पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन की सेना के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और इसी का वर्णन है वो इन दो पंक्तियों में किया गया है। तो व्याख्या है इसकी। देखो, युद्ध के उत्साह के कारण दोनों ओर के सैनिक भयंकर हुंकार भरे हुए थे, सभी भयंकर हुंकार कर रहे थे। उनके मुख पर रक्त जैसी लालिमा युद्ध की उमंग के कारण झलक रही थी, यानी सभी के चेहरे क्या हो गए थे, रक्त जैसे लाल हो गए थे, क्योंकि वो हर युद्ध में इतनी वीरता से अपने हुंकार भर रहे थे कि अपने आप वो जो उनका मुख है वो रक्त जैसा लाल दिखाई देने लगा। और जो दोनों पक्षों के योद्धा है, ठीक है, वो दिल खोलकर, मतलब बड़े हृदय से, अत्यधिक हृदय के साथ क्या कर रहे थे, भयंकर युद्ध कर रहे थे। फिर ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि दिन रात का भी अंतर क्या हो गया था, मिट गया था। दिन है या रात ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि दिन रात का भेद पूरी तरीके से मिट गया था। क्यों, ऐसा क्यों हो गया था? अर्थात युद्ध क्षेत्र में धूल के बादल उमड़े, क्योंकि दोनों सेनाएं आपस में भिड़ी। अब घुड़सवार, पैदल सेना सब चलने से, दौड़ने से क्या हुआ कि जो मैदान की धूल थी, युद्ध क्षेत्र की धूल थी, वो बादल के समान उड़ने लगी और पूरे गगन में छा गई, जिससे सूर्य क्या हो गया, छिप गया, चारों ओर अंधकार सा छा गया और रात दिन का भेद मिट गया। इस युद्ध में दोनों ओर से भयंकर युद्ध कर रहे थे सभी योद्धा। कोई भी पक्ष न तो हार मानने को तैयार था और न ही उसकी जीत हो पा रही थी। दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में डटी हुई थी, पीछे हटने को कोई भी सेना तैयार नहीं थी। ऐसा भयंकर युद्ध वहां पर हो रहा था। ठीक है, तो अगर कला पक्ष की बात करें तो दूहा छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। कौन सा छंद? दूहा छंद का प्रयोग। वीर रस की यहाँ व्यंजना हुई है। ठीक है, और देखो, उत्साह, हुंकार, मुख की लालिमा आदि को देखकर ऐसा लगता है जैसे यथार्थ चित्रण चंद्रवरदाई ने यहाँ पर किया है। तो ये कला पक्ष की भी बात हो गई और इस प्रकार हमारा आज का जो वीडियो है वो पूर्ण होता है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट छंद के साथ। और यूँ मान लीजिए कि 2 वीडियो और इस पे आएंगे तो ये पूर्ण आपका पद्मावती समय हो जाएगा। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।